याद कीजिए दोस्तों, पीएम मोदी की मोहन भागवत से मुलाकात होती है और उसके चंद घंटों के बाद जातीय जनगणना के फैसले का ऐलान होता है, औपचारिक ऐलान। इस राजनीति के खेल को समझिए, यह मुलाकात कोई सामान्य मुलाकात नहीं थी। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ था कि सरसंचालक इस तरह से पीएम आवास पर पहुंचते हैं और पीएम के साथ मुलाकात करते हैं और उसके चंद घंटों के बाद यह फैसला होता है। यानी जब देश सोच रहा था पाकिस्तान पर हमले को लेकर कोई रणनीति तैयार हो रही है, तब उससे पहले जातीय जनगणना के फैसले ने भाजपा के भीतर भूचाल ला दिया है। भूचाल समझिएगा कि आखिरकार इस फैसले के पीछे सियासी भूचाल भाजपा के घर के भीतर कैसे आया। फैसले में बीजेपी यानी कि पीएम मोदी कैसे फंस गए, क्योंकि अगर वाकई में यह फैसला संघ ने मोदी की मर्जी के खिलाफ जाकर करवाया है तो फिर यह बहुत बड़ा सियासी भूचाल लाने वाला है। क्योंकि अब पूछा जा रहा है कि इसके बाद क्या होगा, मोदी का क्या होगा, अमित शाह का क्या होगा और योगी आदित्यनाथ का क्या होगा। सवाल यह भी है दोस्तों कि क्या वाकई में इस फैसले के जरिए आरएसएस यानी कि संघ उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर अब नजरें टेढ़ी कर चुका है। जैसे कि आप जानते हैं, क्योंकि उदाहरण के तहत मैं एक एक बात को आपको बताने जा रहा हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि बार बार लगातार ये चर्चाएं होती रहती हैं कि योगी की तरफ पीएम मोदी नरेंद्र मोदी की नजरें अब टेढ़ी हो चुकी हैं। खबरें ये तक सामने आती हैं कि अमित शाह और योगी के बीच बिल्कुल नहीं पटती है, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। लेकिन योगी का भी अपना एक राजनीतिक स्टाइल रहा है। योगी ही है कि मोदी की आंख में आंख डालकर अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी बचा ले गए, वो भी तब जब उनके ही राज में कोविड के दौरान, कुंभ के दौरान किस तरह से कुव्यवस्थाएं हुई, लोग मारे गए, मगर ये योगी ही थे जिन्होंने मोदी के मुंह से निकलवा दिया कि योगी जैसा कोई नहीं। लेकिन लगता है कि इस बार मामला कुछ दूजा है। मामला मोदी और अमित शाह और योगी का नहीं है, मामला है उस आरएसएस का जो तीनों के बीच शह और मात के खेल को खेल रही है। मतलब योगी की मोदी और शाह पर तो हैकड़ी चल गई मगर संघ पर नहीं चल सकी। पर्दे के पीछे की खबर क्या है और अब उसको समझने के जरिए पहले आपको यह समझना होगा कि संघ ने यह फैसला लिया तो लिया क्यों। जब संघ ने भी मोदी के हाथ से राजनीति की चाबी लेने का मन बना लिया तो फिर ऐसे में योगी और शाह की क्या औकात। यह साफ है कि जातीय जनगणना के फैसले ने योगी आदित्यनाथ की खास तौर पर नींद उड़ा दी है। सिर्फ योगी की सबसे ज्यादा नींद क्यों उड़ी है? क्योंकि वो जातीय जनगणना की सियासत में कहीं फिट नहीं बैठते। कहीं बैठते हैं जो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे की राजनीति के मुख्य सूत्रधार, बटेंगे कटेंगे की राजनीति करने वाले योगी जातीय समीकरण की सियासत में ना तो 3 में आते हैं और ना ही 13 में। जानते हैं क्यों? क्योंकि यूपी जैसे बड़े राज्य में संघ किसी भी सूरत में इस संदेश को जारी नहीं रख सकता कि वोट तो पिछड़ों का मिले, वोट दलितों का मिले, मगर जब राजा का राज तिलक हो तो फिर करनी सेना की सोच के सरप्रस्तों को यह मौका दे दिया जाए। तभी तो एकाएक दिल्ली से लेकर बंगाल और अब उत्तर प्रदेश में खबरें उड़ रही हैं कि संघ ने कमान अपने हाथों में खुद संभाल ली है। क्योंकि 2024 के नतीजों ने संकेत तो पहले ही दे दिए थे कि यूपी की सियासत की सूरत अखिलेश यादव के एक दाव ने बदल दी है, जिस दाव का नाम है पीडीए। यानी कि लोकसभा चुनाव में झटका लगने के बाद आरएसएस 2027 के चुनाव की तैयारी में से जुटा ही था कि अब संकेत आ गए कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि सत्ता के सिंहासन के बीच उस रास्ते का, यानी कि यूपी में सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का सबसे बड़ा रोड़ा कोई है तो वो कोई और नहीं बल्कि अखिलेश यादव का पीडीए का नारा ही है, जिसने 24 में चमत्कार करके दिखाया था। यानी मजबूरी आरएसएस और बीजेपी की ये कि सियासत दलितों पिछड़ों की हो और कुर्सी ठाकुर साहब के पास। ऐसे में अब सियासत का हिसाब किताब बताता है कि वोट के अंकगणित में शायद ठाकुर साहब फिट नहीं बैठ रहे। ठाकुर साहब समझ रहे ना? इसीलिए संघ हिंदू एकता पर फोकस कर रहा है। जातीय जनगणना के बाद उसे इस नैरेटिव पर
माहौल बनाने में सहूलियत हो सकती है नैरेटिव जातीय जनगणना का, लेकिन यह कब होगा, कैसे होगा, कितना होगा, होगा भी नहीं होगा, और इस पर कोई खाका मोदी जी के पास है भी या फिर नहीं। तभी तो राहुल गांधी भी सामने आए ये कहते हुए कि जातीय जनगणना को वैसे ही जुमले की तरह फेंका गया है जिस तरह से महिला आरक्षण का दाव फेंका गया था, यानी कि ठंडे बस्ते में। वैसे राहुल गांधी की इस दलील में कुछ तो दम लगता है, क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में मिली कम सीटों के बाद आरएसएस 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगता है अभी से ही जुट गया है। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के पीडीए समीकरण को टक्कर देने के लिए आरएसएस ने भी अब उपाय खोजा है, जातीय जनगणना। जातीय जनगणना के जुमले के बीच सामाजिक समता अभियान का जिक्र भी किया जा रहा है, जो कि आरएसएस की तरफ से आगे बढ़ाने की बात हो रही है। यानी कि साफ है कि यूपी में संघ जो संदेश देने की कोशिश कर रहा है, उससे यही लगता है कि अखिलेश यादव के पीडीए मॉडल ने बीजेपी और आरएसएस के राजनीतिक एजेंडे को हिला कर रख दिया है। अब याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों को। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अर्श से फर्श पर आ गई। कैसे? इन्हीं अखिलेश यादव के पीडीए के नारे ने बहुत कुछ बीजेपी को हिलाकर रख दिया, क्योंकि तब समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन को 44 सीटें मिली, 44। बीजेपी अकेले सिर्फ 33 सीटों पर ही सिमट गई। यानी कि 400 का नारा जिस यूपी के ताकत के बदौलत दिया गया था, उसी यूपी में सबसे बड़ा झटका लगा। राहुल गांधी संविधान और अंबेडकर के विचारों को मूल मंत्र बनाते रहे। वो हर जगह, हर मंच पर जातीय जनगणना और दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को उनके हिसाब से भागीदारी और हिस्सेदारी देने की वकालत करते रहे, और उनका मजाक यही बीजेपी नेता उड़ाते रहे। अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव जैसे चेहरे उस सियासत के परोधा बनकर देश की राजनीति को बदलने का आह्वान करते हुए दिखाई दिए, और मोदी सरकार उनकी मांग पर मोहर लगाकर अब यह साबित कर चुकी है कि राहुल, अखिलेश और तेजस्वी ने जिस सियासी चक्रव्यूह को बुना था, उसमें बीजेपी और आरएसएस दोनों फंस गए। जितना ज्यादा ये चेहरे बोलते रहे, यानी कि राहुल, अखिलेश, तेजस्वी, भाजपा उतनी ही कतराती गई। इसीलिए मोहन भागवत मोदी से मिलने उनके अपने महल में पहुंचे तो उसके चंद घंटों के बाद यह फैसला हो गया मोदी सरकार का कि जातीय जनगणना करवाई जाएगी। अब आप इस पॉलिटिक्स को समझ गए होंगे, क्योंकि मोदी तो हमेशा ही इसके खिलाफ रहे कि जातीय जनगणना ना हो। तभी तो उन्होंने कहा कि 4 जाति, और यह तक कहा कि यह अर्बन नक्सली है, टुकड़े टुकड़े गए। भाजपा के सांसदों ने संसद में क्या कुछ नहीं कहा। अनुराग ठाकुर को याद करिए, अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं ने जातीय जनगणना की खिल्ली तक उड़ाई, और इसके जरिए राहुल गांधी का माखौल बनाने की कोशिश हुई। दूसरी तरफ राहुल इसी पर अड़िग रहे कि जातीय जनगणना हो। खास बात यह है कि यूपी और बिहार में दलितों और पिछड़ों ने जो सियासी संदेश दिया चुनाव के वक्त, उसने सियासी हलचल पैदा कर दी। इस माहौल में आरएसएस को सोचने पर मजबूर कर दिया, और ऐसी स्थिति में संघ को लाकर खड़ा कर दिया, जहां पर मोदी के खिलाफ जाकर संघ ने यह फैसला किया। भाजपा की वैचारिक और नई परिस्थितियों के हिसाब से ढाले जाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से संगठन को भी अब चलाने की बात की जा रही है, और आरएसएस खुद अपने हाथ में ताकत रखना चाहता है, उससे संकेत साफ है कि जातीय जनगणना का फैसला आरएसएस ने यूं नहीं लिया। सरकार को भी अभी चलाया जा रहा है। संभव है कि आने वाले वक्त में कोई बड़ा फैसला हो, यानी दलित पिछड़ों की गोलबंदी आरएसएस करना चाह रहा है। संघ दलितों और पिछड़ों को हिंदू समाज के अंदर एकजुट करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, क्योंकि संघ को लगता है कि इससे अगड़ा पिछड़ा के ऊपर एक नया समीकरण बनेगा। भागवत को यह लगता है कि अगर दलित पिछड़ों को एक बार फिर से मंदिर, मठ, आरती अनुष्ठान की राजनीति में झोंक दिया जाए, तो सामाजिक न्याय का नारा भुलाकर जय श्री राम का उद्घोष करने में जनता मजबूर हो जाएगी। समाज को उसी धारा में लाने की कोशिश भी हो सकती है जो कभी 90 के दशक में हुई। इससे पीडीए जैसे समीकरणों को सामाजिक स्तर पर चुनौती भी दी जा सकती है। और हां, अगर संघ यह समझा पाने में थोड़ा सा भी कामयाब होता है कि सामाजिक समीकरण का नुकसान होगा, जिस पर अखिलेश यादव का पीडीए का मॉडल खड़ा हुआ है, लेकिन क्या यह इतना आसान होगा? क्योंकि 11 साल की
उस मोदी सरकार के सामने वो सवाल भी मुंह बाहे खड़े हैं जिसका जवाब आज तक नहीं मिला। करोड़ों नौजवान बेरोजगारी की कगार पर हैं, क्यों और किस लिए? किसानों की हालत सुधरी क्यों नहीं? महंगाई बेलगाम क्यों है? और आरक्षण के इस तरीके से ठिकाने क्यों लगाया जा रहा है जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे हैं? इस हालात में हो सकता है कि संघ के पास अब इन सवालों को गुम करने के लिए इकलौती काट जातीय जनगणना ही बची हो।